चलो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर में अपने आसपास जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मतलब जो भी चीज़ें घूमती हैं उसका ऑब्जर्वेशन करके ग्रेविटेशन का जो टॉपिक बना है उसमें सबसे पहला बेसिक ऑब्जर्वेशन जो होता है वो सन का होता है। जैसे सुबह सुबह उठते हैं, सन एक डायरेक्शन में है जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, वहाँ से बाहर आता है, नून में ऊपर तक आ जाता है, फिर इवनिंग तक वेस्ट की साइड नीचे चला जाता है। तो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि सन जो है वो हमारे आसपास चक्कर लगा रहा है। ऐसे यहाँ से मतलब ईस्ट से घूम के ऊपर तक जाते हुए वेस्ट की तरफ चला जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह नीचे से घूम के वापस ऊपर आ जाता है। ऐसा हमारा प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है और इस प्राइमरी ऑब्जर्वेशन को नाम दिया गया था जियोसेंट्रिक थियरी। और जियोसेंट्रिक थियरी के हिसाब से अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट्स, सन उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। ये पहली थियरी थी, जियोसेंट्रिक थियरी। लेकिन बाद में जब डिटेल में एनालिसिस हुआ तो पता चला कि ऐसा नहीं है। अर्थ के आसपास सन नहीं घूमता, अर्थ खुद रोटेट हो रही है अपने एक्सिस पे, इसीलिए हमको ऐसा लग रहा है सन घूम रहा है। तो बाद में एक साइंटिस्ट था निकोलस कोपरनिकस, उसने दिया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के हिसाब से जो सन है वो यूनिवर्स के सेंटर में है, अर्थ और दूसरे प्लैनेट उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। ये थियोरी भी कुछ पोर्शन तक सही है। इस थियोरी के हिसाब से बोला गया था सन यूनिवर्स के सेंटर में, बट एक्चुअल में सन सिर्फ सोलर सिस्टम के सेंटर में है, जो हमने बनाया है। बनाया मतलब हमने ऑब्जर्व किया है, जिसमें 9 प्लैनेट्स हैं। लेकिन यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में सन सेंटर में नहीं, इससे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंटर में कुछ और है। लेकिन हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कुछ पोर्शन तक ठीक है, जिसमें सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट्स और तो उसके आसपास घूमते हैं। लेकिन कैसे घूमते हैं उसके बारे में कोई भी टाइप का आंसर निकोलस कोपरनिकस ने नहीं दिया था। बाद में और ऑब्जर्वेशन हुआ, तब एक साइंटिस्ट था जॉन कैपलर, तो उसने कुछ लॉज दिए अबाउट सोलर सिस्टम या जो सन के आसपास प्लैनेट्स घूमते हैं उसके बारे में। तो क्या है लॉ, वो देख लेते हैं एक बार। ध्यान दो अभी। कैपलर्स लॉज, कैपलर ने 3 टाइप के लॉ दिए थे। इसमें पहला लॉ है, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट के हिसाब से क्या है, प्लैनेट्स रिवॉल्व around sun in an elliptical orbit as sun situated one of the foci of elliptical orbit. Planets revolve around sun in an elliptical orbit as sun situated one of the foci of elliptical orbit. अब elliptical orbit क्या होता है?
इस टाइप का जो, सर वो शेप उसका। हाँ बता रहा हूँ, इस टाइप का जो पाथ है इसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऐसा जो प्योर सर्कुलर नहीं होता। इसमें दो टाइप के एक्सिस होते हैं, एक छोटा एक्सिस एक बड़ा एक्सिस। जो बड़ा एक्सिस है उसे नाम देते हैं हम मेजर एक्सिस। क्या नाम देते हैं? मेजर एक्सिस। और जो छोटा एक्सिस है उसे हम नाम देते हैं माइनर एक्सिस। इसमें जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ, यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ होती है उस लेंथ को हम बोलते हैं 2a। और जो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ को हम बोलते हैं 2b, 2 टाइम्स ऑफ b। इसमें a मतलब सिंपल भाषा में यहां से यहां वाले पोर्शन को a बोलेंगे, ये a है। जैसे a जो है मेजर एक्सिस का हाफ है, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और इसमें रिवॉल्व कैसे होता है? तो इसमें जो ये सेमी मेजर एक्सिस का जो सेंटर होता है, यहाँ पे ये सेंटर है, ये सेंटर, इस सेंटर को हम लोग फोसाई बोलते हैं या फोकी बोलते हैं। वन टाइप ऑफ फोकस। मतलब कि जो सन होगा वो यहाँ होता है, इस पॉइंट पे। और जो प्लेनेट होता है वो इस ऑर्बिट पे होता है और ऐसे घूमता रहता है। ये प्लेनेट है, इसको पी बोलेंगे। सन है, इसको एस बोलेंगे। मतलब सन या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, मिडल में नहीं होता। मतलब सिंपल भाषा में, प्लेनेट जब यहाँ आएगा सन से सबसे करीब होगा, और प्लेनेट जब दूर जाएगा सन से सबसे दूर होगा। मतलब कि प्लेनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी करता रहेगा, इसलिए हम यूज करते हैं एवरेज डिस्टेंस। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? किसी को डाउट? क्लियर सर सर। एलिप्टिकल शेप में ही क्यों घूमता है प्लेनेट? जब भी कोई फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से चलता है ना, F प्रोपोर्शनल टू 1/r², उसकी ऑर्बिट जो बनेगी वो हमेशा कौन सी बनती है? इलिप्टिकल बनती है। जब भी फोर्स का प्रोपोर्शन कौन सा? 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r² का जो शेप बनता है वो शेप हमेशा इलिप्टिकल बनेगा। क्लियर? फिर चाहे वो ओके सर। प्लेनेटरी सिस्टम हो या फिर एटम का अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, ऑर्बिट इलिप्टिकल बनेगी। क्लियर? यस ये सर। फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ पूरा ध्यान, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। इसके हिसाब से क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन sun and planet sweeps equal area in equal interval of time। sweeps equal area in equal interval of time। अब क्या मतलब इसका वो समझ लो। सपोज करो ये तुम्हारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पे मान लो तुम्हारा सन है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करो कि कोई प्लेनेट है,
ये प्लैनेट की पोजीशन P1। अब समझो प्लैनेट घूमता घूमता यहां चला गया, P2 इसकी पोजीशन। तो यहाँ बोला था लाइन जॉइनिंग बिटवीन सन एंड प्लैनेट। समझो सन और प्लैनेट के बीच में कोई लाइन जॉइनिंग करते हैं, इमेजिनरी लाइन। पहले यहाँ थी, अब वो लाइन यहाँ आ जाएगी। तो लाइन ने कितना एरिया कवर किया, ये वाला पोर्शन। समझो टाइम लगा डेल्टा टी, और एरिया जो कवर हुआ वो डेल्टा ए हुआ। ठीक है। अब समझो प्लैनेट घूमता घूमता यहां आ गया, और फिर डेल्टा टी टाइम में वहां पहुंच गया। मतलब अब जो लाइन जॉइनिंग होगी और जो एरिया कवर होगा वो इतना होगा। ये एरिया कवर होगा। समझो ये पोजीशन है P3 और ये पोजीशन है P4। तो अगर यहाँ डेल्टा टी टाइम है तो यहाँ एरिया डेल्टा ए ही होगा। मतलब कि डेल्टा ए पर यूनिट टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। फर्क इतना है, यहाँ ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस कम होगा, और यहाँ पे ये डिस्टेंस ज्यादा होगा और ये डिस्टेंस छोटा होगा, लेकिन जो एरिया कवर होगी वो क्या होगी, सेम। और मतलब टाइम भी सेम ही होगा सर? क्या बेटा? टाइम भी सेम ही होगा? नहीं, टाइम सेम नहीं। समझो अगर इसने 2 सेकंड में 100 किलोमीटर स्क्वायर कवर किए, तो वो कहीं भी घूमे हर 2 सेकंड में उसके 100 किलोमीटर स्क्वायर ही कवर होंगे। मतलब रेशियो जो है ना, एरिया अपॉन टाइम, वो कांस्टेंट रहेगा। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं हम? सर क्यों कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि जब कोई प्लेनेट दूर होता है उसकी वहां पे वेलोसिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? तुम्हें पता है किसी भी चीज का रिवॉल्यूशन करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। डू यू नो अबाउट? यस सर। तो यस यहाँ सर। सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड ग्रेविटेशन करना फोर्स। है। ग्रेविटेशन। अब सिंपल बात है कि सेंट्रीपेटल फोर्स की एक्चुअल फॉर्मूला क्या होती है? mv²/r। mv²/r। जब जो दूर होगा, जितना दूर होगा, तो उतना ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा कि कम होगा? ग्रेविटेशन फोर्स कम कम होगा होगा। सर। कम। अगर ग्रेविटेशन कम होगा तो सिंपल बात है सेंट्रीपेटल भी कम होना चाहिए, और सेंट्रीपेटल डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। तो सिंपल बात है वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब कम उसका होनी चाहिए। यहाँ वेलोसिटी जो है वो स्लो डाउन होगी। अगर ये वेलोसिटी स्लो डाउन होगी तो सिंपल बात है ये लेंथ ज्यादा, ये वेलोसिटी कम है, तो एरिया नॉर्मल यहाँ बनेगा। लेकिन जैसे ही पास में आ जाएगा तो पास में आने के बाद ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। ग्रेविटेशन बढ़ना है तो सिंपल बात है हमें सेंट्रीपेटल भी बढ़ना होगा। तो सेंट्रीपेटल बढ़ने के लिए क्या बढ़ जानी चाहिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी। क्लियर? तो सिंपल बात है यह वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इसका ये वाला डिस्टेंस ज्यादा कवर हो जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में एरिया जो है वैसे होती है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें लेंथ ज्यादा है ब्रेथ कम है, यहाँ पे ब्रेथ ज्यादा है लेंथ कम है, मल्टीप्लाई सेम रहेगा। समझ में आया बेटा बात? यस सर। इसको यस नाम सर। देते हैं हम लोग एरियल वेलोसिटी। दूसरी बात, here angular momentum of planet with respect to sun is constant। क्योंकि कोई भी बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा, तो हमने पढ़ा हुआ है when external torque is 0 एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। यानी हम क्या लिखेंगे, L1 is equal to L2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद है mvr। यस सर। mm गया, तो V1 R1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V2 R2। यानी लिख सकते हैं V1, यानी सामने लिख देता हूं मैं,
लिख सकते हैं इसको v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r2 बाय r1, यानी कि v प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, मतलब जितना रेडियस बड़ा उतनी वेलोसिटी कम, जितना रेडियस छोटा उतनी वेलोसिटी ज्यादा। समझ में आई बेटा सबको बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। तो ये था सेकंड Yes, sir. लॉ, पूरा ध्यान देना। थर्ड बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड का मतलब होता है टाइम। मुझे बताओ, अर्थ को सन के आसपास घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए? पूरा 360 डिग्री 1 घूमने year. 365 days. चाहिए, 365 डेज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? सो 1 ईयर 365 डेज, ठीक है। तो याद रखना, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is directly proportional to the cube of semi major axis, directly proportional to the cube of semi major axis of elliptical orbit। समझ में आया बेटा बात? मतलब यहाँ पे जो टाइम का स्क्वायर होगा वो क्यूब होगा किसके? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस का हाफ, यानी वन टाइप ऑफ रेडियस बोल सकते हो। या टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यानी लिखेंगे टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसी भी प्लैनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर और उसके सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब का जो रेशियो है वो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस। ये लिख लो फास्ट, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।